बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए। गलती किसकी थी? मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन एक संस्था का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कोई छोटी स्कूल जो कंपैरेटिवली एक नया स्टार्टअप है, उनके लिए शायद इतना डिफिकल्ट होगा। बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी सभी स्कूल्स की है। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव आता है कि अगर बसेस लग जाएंगी तो उन गरीब वैन वालों का क्या होगा। हम सब लोग नियम से बंधे हुए हैं, नियम सबके लिए एक है। मैं ट्रिप या कोई भी ट्रैवल्स जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ आपने बस बुक कराई, तो क्या आपने कभी चेक किया कि उस ड्राइवर के पास में लाइसेंस है या नहीं? तो हम अभी 7 दिन 10 दिन 15 दिन इस चीज को बहुत हाईलाइट करते हैं, बट 15 दिन में हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स के सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, बच्चों में किस तरह का माहौल हो जाता है? रोड सेफ्टी इज टू प्रोटेक्ट लाइफ। हमारी गाड़ियों में जीपीएस, फिटनेस, फर्स्ट एड ये काफी सालों से ऑलरेडी हैं। हम लोग एक स्टूडेंट सेफ्टी से रिलेटेड एक सेमिनार करें। आप लोगों ने पुलिस लाइन के अंदर जो मीटिंग की थी उसके अंदर स्ट्रिक्टली ये बोल दिया है कि ऑटो नहीं चलेंगे। जितनी सीट है उतने ही बच्चे हो, लो लेट भी आओगे चलेगा पर ध्यान से आओ। हादसा हुआ जिसकी वजह से सभी का फोकस इस सेफ्टी पे बहुत ज्यादा जा चुका है। आज पेरेंट कितना इम्पोर्टेंटली बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। एक स्कूल चलाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? कि अभी के टाइम पे पेरेंट्स एक ऑटो की फीस को बस की फीस से कंपेयर कर रहा है। दुर्घटना एक चेतावनी बन गई और एक चैलेंज हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणय और ये है हमारी नई सीरीज मीट द एक्सपर्ट्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, हम हर एपिसोड में किसी ना किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ बैठेंगे और सिर्फ उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी साइड का पर्सपेक्टिव, क्योंकि अक्सर जो हमें दिखता है वो वन साइडेड पर्सपेक्टिव होता है। शायद इसीलिए इतना ब्लेम गेम भी होता है। लेकिन इस सीरीज के थ्रू हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो इन चीज़ों को अपनी पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं। हाल ही में जो शहर में हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन उस घटना से बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए। गलती किसकी थी? स्कूल की थी, पेरेंट्स की थी, एडमिनिस्ट्रेशन की थी, या शायद सबकी थोड़ी थोड़ी थी? आज पहली बार हम जानेंगे इस सिटी के एजुकेटर इंडस्ट्री का अपना पर्सपेक्टिव, वो इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरे राइट में है प्रदीप कोठारी, डायरेक्टर न्यू लुक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बांसवाड़ा, राजस्थान, सिंस 1979। लता कोठारी, एकेडमिक डायरेक्टर न्यू लुक स्कूल। मिसेस लता महेश्वरी, सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजीटी केमिस्ट्री टीचर। दीप कोठारी, असिस्टेंट डायरेक्टर न्यू लुक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। नंदन कुमार, डायरेक्टर ऑफ आइक्वार्क इंस्टीट्यूट। मेरे लेफ्ट में है मैं हूं अशोक कुमार, टाइनी टोर्स स्कूल, बांसवाड़ा। मनोज अग्रवाल, डायरेक्टर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। तुषार वर्मा, केयर ग्रुप ऑफ स्कूल्स। नमस्कार, प्रसंग सराफ, एकेडमिक डायरेक्टर अंकुश शिक्षण संस्था। साजिद मोहम्मद खान, शाइनिंग फ्यूचर स्कूल। साजिद खान, डायरेक्टर ऑफ एडी सेकेंडरी स्कूल, खंदू कॉलोनी। तो इस वक्त हमारे साथ इस शहर के सबसे बड़े एजुकेटर्स, स्कूल डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और कई कोचिंग क्लास के डायरेक्टर्स भी बैठे हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में प्रॉब्लम्स क्या है, डार्क रियलिटीज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है, और अल्टीमेटली एज अ टीचर सोल्यूशन क्या है, क्योंकि टीचर्स और एजुकेटर्स का काम ही सोल्यूशन देना होता है, राइट? तो अंकल स्टार्टिंग आपसे करेंगे, क्योंकि इस पैनल में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लेके बैठे हो। तो हाल ही में जो हुआ, स्टार्ट उसी से करेंगे। क्या लगता है अंकल आपको, कहाँ? देखिए, मेरे हिसाब से तो आज के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन एक संस्था का पार्ट है और उस पार्ट को पूरी तरह से निभाने के लिए प्रशासन, संस्थागत संस्था और अभिभावक तीनों का एक ट्रायंगल है। तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही उसकी व्यवस्थित व्यवस्था हो सकती है। परंतु इस इवेंट में मेरा परसेप्शन ये है कि इसमें कई जनों की अपनी अपनी खामियां रही हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए जब हादसा हुआ उसके बाद में सचेतना या जागना अपने आप में एक अलग चीज़ बताती है। उसके पहले ही अगर इन सब चीज़ों पे अपन मनन करते और इन चीज़ों को कैसे नहीं होने देना है उस पर अगर
सही तरीके से सोचते और विशेष करके प्रशासन सजग रूप से हर चीज को मॉनिटर करता, विशेष करके जो उनके पेपर्स हैं, जो आने जाने का उनका सिस्टम है, उन सब चीज़ों को वैन से, ऑटो से, स्कूल बसेस से, कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन से बच्चे आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को पूरी तरह से अगर अच्छी तरह से उनको चेकिंग हो जाती तो इस तरह के हादसे टल सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और इसमें साथ में संस्था भी उतना ही दायित्व रखती है जितना कि प्रशासन और अभिभावक। मेरे मेरा ऐसा मानना है कि संस्था भी इन सब चीज़ों को, जो व्हीकल्स लाते हैं या आती है गाड़ियाँ, उनके सब पेपर्स को टाइमली कंप्लीट करे, समयबद्ध तरीके से उन सबको होना चाहिए और एडवांस में तरीके से उन सबको होना चाहिए। जैसा कि हम पिछले 79 से स्टार्ट में सबसे पहले ऑटो रिक्शा से चालू किया था बांसवाड़ा में हमने, और उस समय साइकिल रिक्शा सबसे पहले बांसवाड़ा में आया था। 8 बच्चों को लेके हम लोग उस जमाने में परिकोटे के अंदर ही बच्चों को लाते थे कोठारी हवेली स्कूल में। वो धीरे 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 चल करके आज फ्लीट ऑफ बसेस सब संस्थाओं के पास हो गई। तो उनको कैसे व्यवस्थित रखना, गाड़ी का मेंटेनेंस किस तरह से रखना और उनके पेपर अपडेट करके रखना अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई एंड यातायात विभाग, इन सब की परिकल्प हाथ में लेते हुए इन सब चीज़ों को कैसे पूरा करना, इस पे हमको सबको पूरी तरह से जागरूक करना पड़ेगा, मेरा ऐसा। ये आपकी बात शायद ठीक हो सकती है, लेकिन अंकल मेरा ये कहना है कि जैसे एक बड़ी स्कूल है जो एस्टैब्लिश स्कूल है, उनमें थोड़ा प्रैक्टिकली इजी हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें कोई छोटी स्कूल जो कंपैरेटिवली एक नया स्टार्टअप है या एक नया वेंचर है, उनके लिए शायद इतना डिफिकल्ट होगा। तुषार जी, आपका क्या कहना है इसमें? So basically, आई वॉज लुकिंग फॉर अ फार्मूला कि ऐसा कोई फार्मूला हो कि स्कूल बसेस से 1 रुपया भी अर्निंग ना हो, पर एटलीस्ट 0-0 पे चले। एंड सैडली आई हैव ट्राइड AIs, आई हैव ट्राइड दो स्कूल्स जो मेरे पुराने मिलने वाले हैं, कि क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि मैं स्कूल बस ले लूँ, बट मुझे उसमें और इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, बिकॉज आई हैव टू बी ग्रोन और बाकी चीज़ों पे मुझे एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो सैडली वो हो नहीं पा रहा है एक्चुअली, मुझे कोई फार्मूला ऐसा मिला नहीं। तो अब जब ये सिचुएशन आ चुकी है, तब इसका सोल्यूशन क्या है? और हमने व्हाट्सएप पे और पर्सनली उनके साथ मीटिंग्स रखी एंड वी हैव शेयर्ड द आइडिया कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कुछ पेरेंट्स आगे आए कि नहीं, अगर थोड़ा सा अगर पेमेंट में इंक्रीज़ करना पड़े ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बच्चों की सेफ्टी के साथ अगर कंसर्न है तो हम भी आगे आएंगे। तो हमारे केस में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है उनके पेरेंट्स का, तो हम थोड़ा सा इनिशिएटिव ले पाएंगे बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स। शायद जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप क्या सोचते हो, एक छोटी स्कूल के लिए इजी है या क्योंकि ये मैंडेटरी है तो इसमें साइज मैटर नहीं करता? बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी सभी स्कूल्स की है, चाहे निजी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। सबसे फर्स्टली जो है, फर्स्ट आती है थिंग बच्चों की सुरक्षा, तो उसके साथ तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा में 1,49,490 बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और उनके साथ साथ जुड़े हुए हैं लगभग 1,000 ट्रांसपोर्टेशंस, चाहे वो ऑटो हो, वैन हो, बसेस हो, किसी भी तरह से रूप से एक गरीब आदमी जो कि उसका बस में ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है या ऑटो चला रहा है, ऑटो चालक होता है या रिक्शा चालक होता है, कोई भी हो, वो आदमी उसकी रोजी रोटी उस विद्यालय से या उस ट्रांसपोर्ट से उसकी रोजी रोटी, उसका घर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम इस ओर न जाएं कि हमें बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के बसेस खरीदने चाहिए, या जो चीज़ गवर्नमेंट ने वैलिड की हुई है कि ऑटो चलाएंगे आप तो 6 सवारी 4 सवारी जो उसके अंदर है वो 1.5 गुना तक, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके अनुसार 1.5 गुना तक बच्चे अब ले सकते हैं, तो 6 बच्चों के साथ ऑटो चलाया जा सकता है। और उसके साथ साथ उनके अंदर कुछ फीस भी इंक्रीज की जा सकती है ताकि अपन उसको बेहतर तरीके से बच्चों की सुरक्षा के साथ में उन्हें अब जो ड्राइवर्स हैं उनको रोजगार भी मिल सके, उनका रोजगार भी न छीने। तो मनोज अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये बात सेफ्टी की आती है और हाल ही में इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ, इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव आता है कि अगर बसेस लग जाएंगी तो उन वैन वालों का, उन गरीब वैन वालों का क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा? आपका क्या थॉट है, क्या क्या है, किस चीज पे कंसंट्रेट? देखिए, हर जगह बस नहीं जा सकती, बस के लिमिटेशंस है। अभी बांसवाड़ा के शहर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे इतनी सकरी गलियाँ है और बच्चे सभी जगह से आते हैं,
तो वहाँ पे वैन या ऑटो ही एकमात्र रास्ता है। फिर दूसरा क्या, बस अभी दूसरे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बहुत बड़ा फर्क आता है। एक बस चलाते हैं और एक ऑटो चलाता है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग डबल हो जाती है। अभी कोई जैसे कोई नया स्कूल है, उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां रहती है। उसको अगल बगल के जो स्कूल्स है उनसे उनके फीस को भी देखना पड़ता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन वो लोग क्या कॉस्ट ले रहे हैं, उसके अंदर भी अपन का रहता है कि भाई नई स्कूल है तो हमको उसके मुकाबले ज़्यादा नहीं कर सकते। ये कई सारी चुनौतियां हैं। तो अपना क्या करते हैं कि जैसे जो सवारी है, अब ये बस में मेरा कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल चलाने में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरा नुकसान वाला काम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे, जैसे 10 सवारी वाला ऑटो है या 10 सवारी वाली वैन है, 20 सवारी वाली जो भी बस है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आ सकते हैं वो फुल कैपेसिटी पे आए, ताकि हमारे को ज़्यादा उसका रेवेन्यू आए। वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, अगर अपन बगल में हम लोग जैसे उदयपुर से जयपुर से कंपेयर करें तो आधी भी नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली 600 700 टू 1000 के लगभग पूरे सिटी में ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज है। किसी भी कीमत पे ये वाइबिलिटी नहीं बैठती है। तो हर स्कूल वाला ये सोचता है, लेकिन हम सब लोग नियम से बंधे हुए हैं। नियम सबके लिए एक है, चाहे वो छोटा स्कूल है या बड़ा स्कूल है। सरकार ने नियम है, और अब जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई है तो आगे से हम लोगों को बड़ा केयरफुली इन सबको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। अब कितनी भी अच्छी स्कूल हो, अगर ये तो चलो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था और उनका बड़ा नेटवर्क है, उन्होंने उसको हैंडल कर लिया। अभी किसी छोटी स्कूल के साथ में ये हो जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस जिस आक्रोश जो हुआ है उसके अंदर उसको हो सकता है स्कूल भी बंद करने पड़े। इस तरह की नौबत आ जाती थी उसके अंदर, क्योंकि इस मौके पे पब्लिक के अभी देखिए, हो सकता है, मेरा तो ये मानना है कि जो वैन वहाँ पे चला रहा था वो वैन उनके वहाँ पे पेरेंट्स ने ही उनको वहाँ पे हायर किया था। स्कूल का उसके अंदर कोई संबंध नहीं था, और उस वैन के ड्राइवर के पास में लाइसेंस भी नहीं है। अब आप देखिए कि पेरेंट्स ने किसी ने ये, मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूँ, इग्नोरेंस है कि उनको ये भी पता नहीं कि जिस वैन में हम बच्चों को भेज रहे हैं उसका ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं है, उसने लाइसेंस ही नहीं बनाया। तो आज एक लाइसेंस है, जैसे सरकार के नियम को हमको पालना करनी पड़ेगी। और हम स्कूल वालों का भी ये है कि अब जो भी वैन कोई प्राइवेट भी आती है तो हम उससे पूछें कि भाई आपके पास में पूरे कागज है या नहीं है। हमारी जो गाड़ियाँ उसके भी जो भी क्षमता के अनुसार जितने भी बच्चे ला सकते हैं उतनी लानी चाहिए, और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हमारी एक मजबूरी हो गई है हमारी। तो बाई चांस कभी और घटना घट गई तो फिर कोई बचाने वाला ही नहीं मिलेगा हमारे को। तो और जिस समय ये घटना हुई तो उस समय तो 2 दिन तो ऐसा माहौल रहा कि हमारे को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि अब अपन को आगे क्या करना है। क्योंकि हमारे साथ क्या मजबूरी है कि न तो जैसे हम लोग ज़्यादा फीस बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की एक लिमिटेशन है। और जिस सुविधा की अब ये सरकार मांग कर रही है, गाड़ी के अंदर आपके सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, आपके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए। हालांकि कोई वो, जब पूरी गाड़ी अपन 20 लाख की खरीदते हैं तो ये 25,000 का 50,000 का आइटम भी अपन ले सकते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अभी तक किसी ने टोका भी नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब इन सबको इक्विप्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई चालान बन जाएगा तो उसके ज़्यादा ही अमाउंट का बन जाता है। तो और हम कोशिश करें कि थोड़ा सा सब कोऑपरेट करें, हमारे पेरेंट्स भी कोऑपरेट करें, तो कुछ जो हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो थोड़ा सा इतना हो जाए कि कम से कम हमारे को थोड़ा सा इतना रीजनेबल हो कि हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ऐसा मेरा सोचना है। इसी सिलसिले में जब ये सारी इंटरव्यूज चल रहे थे, मैंने पेरेंट्स से भी सभी से बात करी। उस बीच में किसी ने मुझे एक बहुत नया पॉइंट दिया और उसने शायद मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज कर दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स ने ये चेक नहीं किया कि ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं। ट्रैवल्स जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ आपने बस बुक कराई, तो क्या आपने कभी चेक किया कि उस ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं? तो अब तक जो चीज़ें चलती आई वो शायद हमारा जो इंडियननेस है, जो हमारे विश्वास है, जो भरोसा है, शायद उसी पे चलती आई है। लेकिन जहाँ एक बात स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन की आ जाती है, वहाँ ये जिम्मेदारी शायद और बढ़ जाती है। दिव्या, आप सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर इस इंडस्ट्री में, इनफैक्ट बांसवाड़ा के फर्स्ट सेकेंड जनरेशन होंगे शायद, तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो, बीइंग अ जेन ज़ी आल्सो, बीइंग अ पेरेंट आल्सो, और बीइंग अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो? मुझे लगता है कि
ये 360 डिग्री रियलिटी चेक है हम लोगों के लिए। ऐसे हादसे पहले भी हो रहे थे, हर 1-2 साल में हो रहे हैं, बट हम लोग इसको शॉर्ट, एक्चुअली हम लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म है कि ये एक इवेंट होता है, नॉट इवेंट, ये एक हादसा होता है, तो हम अभी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करते हैं। सारे नियम कायदे सब फॉलो कर लेंगे, स्कूल्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर आएगा, पेरेंट्स का प्रेशर आएगा, सब चीज़ें करेंगे, बट 15 दिन में हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वो वापस कर लेंगे। जस्ट लाइक मैं स्कूल में भी एग्जांपल दे रहा था कि एक कोई बच्चा आता है तो हम उसको केवल 7 दिन 8 दिन नहीं पढ़ाते हैं। इट्स लाइक 12 इयर्स 15 इयर्स जॉब होता है टीचर के लिए कि उसको रोज सुबह 8 बजे से 1 बजे तक पढ़ाना, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन, तीनों डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स और स्कूल के लिए एक 360 डिग्री 360 डेज का जॉब है। आपको रोज सुबह ड्राइवर आए तो हमको देखना, उसका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करना, आई टेस्ट कराना, बस के जो भी नॉर्म्स हैं सारे फुलफिल करना, एक रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है और डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है। और तभी मैं ये कहता हूँ कि इससे भी कोई गारंटी नहीं कि ऐसे हादसे रुक पाएंगे, क्योंकि ये हादसे किसी बहुत सारी बार सारे नॉर्म्स होने के बाद भी हादसे होते हैं। और एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ तो वो भी एक हादसा था, इफ़ यू रिलेटेड, उसमें कौन से नॉर्म्स नहीं थे, स्टिल दैट हैपन, हम सोचते हैं। तो जितना हम प्रिकॉशंस रहेंगे वैसे हादसे होने कम रहेंगे। तो मेरा तो यही है कि रेदर देन ये 15 डेज का इवेंट करके हमको इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे देखते रहना चाहिए, तो ये हादसे होने कम हो पाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे एजुकेटर भी हैं जो सीकर से बिलोंग करते हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या थॉट। सभी को नमस्कार। मेरा ये मानना है कि सर ट्रांसपोर्टेशन सभी स्कूलों के लिए एक बड़ा चैलेंज है और सभी स्कूलें इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। जनरली मैं अभिभावक से ये थोड़ा कहना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभिभावक को भी थोड़ा अवेयरनेस होना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि एक स्कूल बस जिस पॉइंट का महीने का 1000 रुपये या 1100 रुपये पे करती है या अमाउंट लेती है, वहीं 3 व्हीलर ऑटो जो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रही हो 500-700 रुपये में छोड़ देते हैं और पेरेंट्स ये पैसे बचाने के लिए इस तरह की रिस्क को ले लेते हैं और अल्टीमेटली फिर ये समस्याएं स्कूल के साथ जाके कनेक्ट हो जाती हैं। तो स्कूल तो शायद मेरे ख्याल से सब लोग अवेयर हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स को लेके भी, और टीचर्स की जिस तरह से हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, शायद ड्राइवर्स की भी रिक्रूटमेंट्स वैसे ही करते हैं, लेकिन पेरेंट्स कुछ पैसे बचाने के लिए अपने बच्चों को रिस्क की जोन में डाल देते हैं। तो मैं ये सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि ये थोड़े पैसे बचाने के लिए अपने बच्चों को रिस्क की जोन में नहीं डालें और जहाँ तक पॉसिबल हो स्कूल का जो सेफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका प्रयोग करें। लता मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स के सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, इस टाइप का हादसा जब होता है तो बच्चों में किस तरह का माहौल हो जाता है? बच्चों में तो थोड़ा पैनिक की सिचुएशन आती है, बट मेरे ओपिनियन में एजुकेशन बच्चों को सफलता दिलाएगी। एजुकेशन इज़ टू सक्सीड, बट रोड सेफ्टी इज़ टू प्रोटेक्ट अ लाइफ। तो जब अब रोड सेफ्टी में बच्चों को अगर ये सिखा दें कि हमारी लाइफ को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो बच्चा सीखेगा नहीं। तो बच्चे ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, सोसाइटी की, स्कूल की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सबकी होती है कि उसको कैसे रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए सोसाइटी में। बिकॉज सिर्फ एजुकेशन देने से वो लाइफ में सक्सीड तो हो सकता है, बट कभी भी कुछ नेचुरल डिजास्टर भी हुआ तो बच्चे को अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो ट्रेनिंग तो हमें देनी ही है। हमारे साथ प्रसंग भी हैं। प्रसंग, as the youngest member on the panelist after me of course, what is your take on this? आप क्या सोचते हैं, क्या क्या सही है, क्या गलती है, या चलो गलतियों की बात नहीं भी करके सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन का जो सबसे मेन एस्पेक्ट था वो प्रदीप सर ने स्टार्ट किया, कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स, स्कूल और गवर्नमेंट के बीच। कोई भी बड़ा स्कूल, चाहे अंकुर हो, न्यूलुक हो या और भी कोई दूसरे स्कूल हो, उसमें इंसिडेंट हो या ना हो, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि वो बिना प्रॉपर नॉर्म्स और कागज़ के बसें नहीं चला रहा होगा। हमारी गाड़ियों में जीपीएस, फिटनेस,
फर्स्ट एड, ये काफ़ी सालों से ऑलरेडी हैं। पर इसके साथ स्कूल में जो ऐसे ट्रांसपोर्ट चलते हैं जिस पे स्कूल का कंट्रोल नहीं है, जिसको पेरेंट्स ने अपॉइंट कर कर रखा है, हम चाह कर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि पेरेंट्स बोलता है हमारा बच्चा इसमें आएगा। कहीं ना कहीं वो अपना फीस का पॉइंट देख रहा है, फिजिबिलिटी भी देख रहा है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं काफ़ी दूर चल कर जाता था, क्योंकि बस वहीं तक आती थी, तब ये वैन्स की फैसिलिटी नहीं थी। तो हम भी बच्चे थे, हम भी चल कर जाते थे, बट आज हम वहीं वो स्थिति देखते हैं। तो पेरेंट्स चाहता है कि नहीं, मेरे डोर स्टेप से बच्चे को लेकर जाओ, मेरे डोर स्टेप से बच्चे को वापस छोड़ो। तो अगर पेरेंट्स ये अंडरस्टैंड कर ले कि हम थोड़ा सा सुबह छोड़ देंगे और हम ले लेंगे, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि स्कूल्स को ऑटो पे रिलाय नहीं करना होगा। सेकेंड चीज़, हम जब प्रशासन की बात करते हैं, जिला प्रशासन, स्कूल प्रशासन, अभिभावक, कोई नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को खरोच भी आए। कुछ होना तो बहुत दूर की बात है। अब शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर रोज डर लगता है कि यहाँ गाड़ी कभी गिर जाएगी, कोई टकरा जाएगा, कोई एक ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ से दूसरी गाड़ी आकर टकरा जाएगी। हो सकता है हम एक कमेटी बनाए जहाँ हम कुछ स्कूल के ड्राइवर्स और स्कूल्स को गवर्नमेंट के साथ अलाइन करके उन स्पॉट्स को सॉल्व करें, कि हम वहाँ पे रेलिंग लगाना है तो रेलिंग लगाएं, मिरर लगाएं रिफ्लेक्टिव्स, ये एक काम हो सकता है। इस तरीके के प्रयास धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्कूल्स और गवर्नमेंट के हेल्प से ले सकते हैं। अभी गवर्नमेंट पिछले 7 दिन में जो एक्टिव हुआ है, अगर ये कोऑपरेशन गवर्नमेंट का भी लंबे टाइम तक चलता है, प्रशासन का, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हर बड़ी स्कूल और छोटी स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो 100% कोऑपरेट करेंगे। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सेफ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ एक स्कूल लेकर आ रहा है, दूसरा स्कूल उनसे भी सीखता है, तो हम तो एक दूसरे से भी सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर प्रशासन नियम बनाएगा, हम फॉलो करेंगे, पर साथ में प्रशासन स्कूल से ये राय भी ले कि कहाँ पे कुछ ऐसा किया जा सकता है। अभी जो हुआ वो मानवीय भूल भी थी एक। वो ड्राइवर के पास हो सकता है कि लाइसेंस भी होता, फिटनेस भी होता, बच्चे कम भी होते, लेकिन उसको ट्रक नहीं दिखा। वो हो सकता है फ़ोन चला रहा होता, हो सकता है वो कहीं देख रहा होता और टकरा गया। ये मानवीय भूल है। तो यहाँ गलती फिटनेस की या लाइसेंस की नहीं थी, यहाँ गलती ये थी कि उसने उस समय भूल करी। हो सकता है वो ट्रक वहां पर गलत तरीके से पार्क नहीं होता। आजकल हम देख रहे हैं शहर में बड़े बड़े बस ट्रक्स कहीं भी पार्क है। गवर्नमेंट शायद उसको सॉल्व करे। जब बात सेफ्टी की आती है तो स्कूल के साथ एक और जना होता है या एक और पार्टी होती है जिसे ब्लेम किया जाता है, वो है कोचिंग क्लासेस। नंदन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या थिंकिंग है इस बारे में, क्योंकि हाल ही में लखनऊ जैसी जगह में एक हादसा हो जाता है। जी सर, एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो कंप्लाइंस बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ट्राई करते हैं कि वो उन सभी कंप्लाइंसेस को फॉलो करें। बट कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि हम देखते हैं हर साल नए नए इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो इतनी जल्दी वो नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी ट्राई करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है, बच्चे देश का भविष्य हैं। जनरली हम एक चीज़ और देखते हैं सर कि स्कूल के बाद ज़्यादातर बच्चे कोचिंग कैसे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते हैं, कोचिंग में बहुत कम संख्या में होते हैं, तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक बड़ी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में हमने देखा है ज़्यादातर बच्चे अपना पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, 2 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, और हमने देखा भी है रोड पर बहुत रेस ड्राइविंग करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पेरेंट्स की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है कि पेरेंट्स बच्चों को समझाएं। इसके अलावा मेरा एक और कहना है कि दुर्घटनाओं के बाद हम लोग ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। एक ऐसा कंप्लाइंस होना चाहिए जो हमें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए समय समय पर, हर मंथ में या हर फोर्टनाइटली हम लोग एक स्टूडेंट सेफ्टी से रिलेटेड एक सेमिनार करें, वेबिनार करें, और सारे सेफ्टी कंप्लाइंसेस को चेक करें कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है। एंड फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मेंटल सेफ्टी, है ना, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करें कि बच्चा कहाँ मतलब अनसेफ फील कर रहा है। मतलब हर एक कॉर्नर पर हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी हम लोगों की उतनी ही, और कह सकते हैं कि और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूल के बाद बच्चा कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, उसे ऐसा फील होता है। बट यहाँ पेरेंट्स को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन हम लोग भी इस चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। और इसमें मैं यही कहूँगा
कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन को भी स्कूल के बराबर ही सोचना चाहिए इन सारी चीज़ों में, सभी नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शाहिद सर, आप बड़ी देर से गंभीर रूप से सुन भी रहे हो, एनालाइसिस भी कर रहे हो। एक स्कूल डायरेक्टर बनने से पहले आप भी पेरेंट थे। इनफैक्ट इस पैनल में काफ़ी लोग हैं जो पेरेंट्स भी हैं। इसको पेरेंट्स के एंगल से जब देखोगे आप, तो क्या पेरेंट्स की ये डिमांड गलत है? कि जो भी कोई आईटी हैंड होगा, जिसको आईटी का नॉलेज होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होगा, वो गवर्नमेंट्स की साइड से बहुत सारा डाटा आपको एनालाइज कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बांसवाड़ा के अंदर 2 डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के। एक डीईओ एलिमेंट्री है जो 8 तक का ऑब्जर्वेशन करता है, ऑपरेशन करता है, और सेकंड है आपका सेकेंडरी जो 12 तक का करता है। इन दोनों डिपार्टमेंट के अंडर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बी एट प्रेजेंट ऑन रिकॉर्ड 661 स्कूल्स ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें 11 ब्लॉक्स है। 11 ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है कि अलग अलग ब्लॉक के अंदर, जैसे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 123 स्कूल्स ऑपरेशन हो रही है, और सेकेंड हाईएस्ट जो है वो घाटोल है। तो घाटोल है, इसका मतलब मेन घाटोल नहीं, भुंगड़ा भी घाटोल के अंदर आ गया। जैसे न्यूलुक कैंपस की बात करता हूँ मैं, लियो कैंपस की बात करता हूँ, लियो इंस्टीट्यूट न्यूलुक, वो तलवाड़ा ब्लॉक के अंदर आता है, न कि बांसवाड़ा ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, अब ये 11 ब्लॉक्स के अंदर 661 स्कूल्स के अंदर 1,49,490 ऑन रिकॉर्ड बच्चे हैं, जो साजिद सर ने अभी आपको बताया। ये डेटा हमारे पास है। उसके बाद हो सकता है कि इसके अंदर कुछ बच्चे ऑन रिकॉर्ड नहीं चढ़े हों, या कोई ऑन रिकॉर्ड हो वो आप स्कूल से लेफ्ट आउट हो गए हो, लेकिन ये डाटा एनालाइज के तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। अब एज ए पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है सर कि जिसके एक बच्चा है वो तो मैनेज कर लेगा कि बस स्टॉप तक जाके छोड़ देगा। 2 बच्चे जिनका एज डिफरेंस है, उसका बस का टाइमिंग अलग है, उसका बस का टाइमिंग अलग है, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों ऑन रोल जॉब कर रहे हैं, मतलब हम एक ही स्कूल के अंदर वर्किंग है, तो हमको हमारे स्कूल में भी जाना है ऑन टाइम, तो कैसे करेंगे? तो जो पेरेंट्स, हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि व्हीकल्स का फैसिलिटी जो है वो ऑन डोर हो। सिंगल चाइल्ड है तो वो एक बार में जा सकता है, जिसके 2 हैं 3 हैं उसके लिए प्रॉब्लम है कि वो खुद भी जॉब पे जा रहा है ना। अगर फीमेल गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, स्कूल टीचर है, तो वो कैसे ड्रॉप करेंगे? चलो कहीं पर दादा दादी है और कहीं पर दादा दादी नहीं है, तो अभी जैसे कि एक आप लोग अपन व्हीकल्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारा हंगामा भी हुआ सेंट पॉल स्कूल्स के अंदर कि ताला लगा दिया, जो भी है। तो मैं किसी पॉलिटिकल बात को नहीं आगे बढ़ाना चाहूँगा, लेकिन जैसे मेरा बेटा भी वहाँ पर है, अभी भी उस स्कूल के अंदर पिक एंड ड्रॉप के लिए बच्चों को लेने जा रहे हैं। जिनको अच्छी स्कूल में पढ़ाना है वो न्यू लुक में जाएगा, चाहे कोई हादसा हो ना हो। ये एक दुर्घटना थी सर, जानबूझ के कोई दुर्घटना नहीं करता है, ड्राइवर्स ने भी इंटेंशनली नहीं किया होगा, कोई भूल हो गई होगी, ठीक है ना। अब हाँ, इसमें एक बात आती है कि जो मैंने रिसर्च किया उसके अंदर आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वैन का इंश्योरेंस नहीं था, तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बन गई कि पेरेंट्स अपने बच्चे को एक ऐसी गाड़ी के अंदर स्कूल तक पहुंचे, चाहे चार्जेस ज़्यादा हो जाए, जिसमें सेफ्टी फीचर्स हो। अब जैसे उसकी जगह इको होती, इको के अंदर आपने देखा होगा कि आगे बम्पर होता है, ओमनी वैन के अंदर कोई सेफ्टी पॉइंट है ही नहीं। अब आप आ जाते हैं नॉर्म्स के ऊपर। अब नॉर्म्स के अंदर अभी हम लोगों ने डिस्कशन की कलेक्टर साहब से, फिर उसके बाद एसपी साहब से, जहाँ पर आप प्रेजेंस थे, और उसके बाद में हम लोग गए डीटीओ साहब पास, क्योंकि हम लोगों ने एनालाइज किया वहाँ पे, पूरा सोचा कि कलेक्टर साहब का डिपार्टमेंट व्हीकल से रिलेटेड नहीं है। एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब ने हमको कैरी फॉरवर्ड किया कि आप लोग डीटीओ साहब पास जाओ। वहाँ से हम लोगों ने बात की उस वक्त आप कोइंसिडेंटली आप आ गए थे वहाँ पर, तो हम हैं ये तो अच्छी बात है सर। तो वहाँ पर मैंने एक बात अपने पक्ष से रखी, और अपने पक्ष क्या, सारे स्कूल्स के पक्ष से रखी कि सर आप लोगों ने पुलिस लाइन के अंदर जो मीटिंग की थी उसके अंदर स्ट्रिक्टली ये बोल दिया कि ऑटो नहीं चलेंगे। फिर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, सेफ्टी या कंफर्ट? क्योंकि उनकी भी एग्जाम्पल्स है और कई पेरेंट्स की भी डिमांड है, और उनकी जगह पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनकी बात शायद सही भी हो सकती है, लेकिन एट दी एंड कहीं ना कहीं वो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज भी है। तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेफ्टी या कंफर्ट? सेफ्टी तो जरूरी है ही, बच्चे के लिए भी। हमारी तो बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक बस छोड़ के नहीं आती है तो
परेशान रहते हैं कि बसें आ गई या नहीं। और बारिश के टाइम स्पेशली सड़कों की हालत देखिए आप, लोधा तालाब की हालत देखिएगा, 2 बड़े-बड़े ट्रोले निकलते हैं और सामने से बसें, रेलिंग नहीं है। कई बार ज्ञापन दे दिया कलेक्टर साहब को, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, होता कुछ नहीं है। बारिश में पानी भर जाता है, बड़े-बड़े खड्डे होते हैं। कई बार ये टू व्हीलर वालों को तो पता ही नहीं चलता है, बच्चों को तो कूद जाते हैं अंदर ही, गिर जाते हैं। कई बार ये यहाँ गाड़ियाँ उलट जाती है। अभी आपके लोधा तालाब में एक ट्रक पूरा के पूरा उलट गया। तब प्रशासन देखता नहीं है, परंतु जब भी कोई पर्सनल प्राइवेट चीज़ पे आती है तो बहुत हल्ला मचता है। तो प्रशासन की गलती से कई बार कितनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमें सेफ्टी रखनी चाहिए कि बस में जब ड्राइवर आए तब उनको चेक करें, पिया हुआ है, ड्रिंक है, राइट टाइम में जा रहा है, नहीं जा रहा है, खलासी है, जितनी सीट है उतने ही बच्चे हो, उसको जल्दी आए, ये ऐसा कोई पाबंद नहीं किया जाए। बारिश का टाइम है, आप लेट भी आओगे चलेगा, पर ध्यान से आओ। बारिश के टाइम में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर तरीके से। बस में बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, कई तरीके की प्रॉब्लम भी आती है, बच्चे झगड़ते हैं, कुछ करते हैं, परेशानियाँ कई तरह की आती है। तो सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हमारे भरोसे हैं, पेरेंट्स, उनको जवाब देना बहुत, कितनी भी आप सिक्योरिटी कर लो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पर एक दिन कुछ गलत हो गया तो जो आपने सारे 365 दिन 64 दिन क्या किया वो पता नहीं चलता है। तुषार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन मोड में गए हुए हो। अभी तक जो भी हमने चर्चा करी या जो भी डिस्कशंस हुई, वो डेफिनेटली रोड सेफ्टी, क्योंकि वो एक करंट टॉपिक है, हमने ज़रूर किया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी एक हादसा हुआ जिसकी वजह से सभी का फोकस इस सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा जा चुका है। लेकिन क्योंकि आप लोग कई सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं इस माध्यम से आज के इस पैनल से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे और कौन से पॉइंट्स है जिस पे पेरेंट्स को अभी ध्यान देना चाहिए, ताकि हयान जैसा कोई दूसरा एग्जाम्पल क्रिएट ना हो, चाहे रोड सेफ्टी के माध्यम से, चाहे किसी और इंसिडेंट की वजह से। ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिन पे और आज ही अवेयरनेस देने की जरूरत है पेरेंट्स को? जो लास्ट आपका वर्ड है ना, अवेयरनेस, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंसर्न जो है, जैसे कि मैम ने कहा कि स्कूल्स 365 डेज वी आर लाइक, मॉर्निंग से सोते तक हम स्कूल के बारे में ही सोचते हैं। मेरे घर पे मेरे बारे में ब्लेम हो गया है कि अब मुझे लाइफ में कुछ और दिखता ही नहीं है, और ये आई थिंक सबके ऊपर यहाँ पे ही होगा। तो हम कंसिस्टेंटली फोकस कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैंने जो रियलाइज़ की, और हयान के बाद उसको मैंने बहुत डीपली एनालाइज किया, कि अगर एक बच्चा उस गाड़ी में ड्राइवर को टोक देता कि साहब धीरे चलिए, लेट जाएंगे, पनिशमेंट ले लेंगे या घर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कि मेरी लाइफ से बढ़कर ये नहीं है कि बच्चा वहाँ पर बट तुषार जी, इससे पैरेलल मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने ऐसे भी इंसिडेंट सुने जहाँ एक पैरेलल वैन जो पास से निकल रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे फ्रेंड से रोका जाए, तो दूसरे वैन ने नहीं रोका। तो मैं आई एम श्योर ये मैं भी एज ए पेरेंट बता रहा हूँ कि मैं ये मानने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ कि हर बच्चा अपने घर जाके ज़रूर बताता होगा इससे पहले भी कि वैन में उसे कितना अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, कभी ज़्यादा बच्चे बैठने की वजह से, कभी गेयर बॉक्स के बीच में पाँव रखने से, या कहीं ना कहीं, लेकिन उस टाइम पेरेंट्स ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। एग्जैक्टली वही अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि बच्चा जब आपसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, आई किसी भी एग्जांपल, जैसे पेरेंटिंग करके आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, पेरेंटिंग करके हमने पूरा इंजीनियरिंग का पूरा ग्रुप बना रखा है, हम पेरेंट्स को स्टेप बाय स्टेप एजेस के अकॉर्डिंग क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि बच्चा बात करना चाहता है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, और टाइम तो उनके पास में बस तक छोड़ने जाने का भी नहीं है। एग्जैक्टली दे आर एक्सपेक्टिंग कि बस वो घर से सीढ़ियों से चला जाए बाहर। अब वो उसके साथ गलत नहीं है, बट मुझे लगता है कि ना वो एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग है कि आज पेरेंट कितना इंपॉर्टेंटली बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो एक बस तक छोड़ना भी एक मोमेंट है, उसको रिसीव करना भी एक मोमेंट है। चलिए वो मजबूरी हो सकती है, कोई उसके वजह से नहीं जा सकते आप, आई अंडरस्टैंड दैट, पर क्या बच्चा और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन है कि वो जाकर शेयर कर सके कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग? और वो कितने घरों में हो रहा है कि जहाँ पे शाम को जाकर बच्चे से अभिभावक ये पूछ रहा है कि फॉरगेट द कोर्स एंड सिलेबस एंड व्हाट हैपन, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा चलेगा, व्हाट यू आर, अभी तुझे क्या फील हो रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। वो कॉन्वर्सेशन इज रियली मिसिंग, अब बहुत बैडली मिसिंग है कि बच्चा अगर
नोटिस भी कर रहा है कि ये वैन बहुत गलत चल रही है, मुझे घर जाके अपने पापा को बोलना है, तो फिर उसको लगता है कि मैं बोलूंगा तो वो मार्क्स पूछेंगे, मैथ्स में लास्ट टाइम मेरे मार्क्स कम आए थे, या मैं स्कूल में बोलूंगा तो टीचर्स मुझे नहीं सुन रहे हैं। स्कूल में टीचर के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं है, वी हैव अ पीरियड, खुशी का लैब बोलते हैं उसको हम, जहाँ पे हम सिर्फ बच्चों से बात करते हैं, नो सिलेबस नो कोर्स, जस्ट टॉक। तो उसमें 3-3 4-4 के ग्रुप्स बनते हैं, आपको सिर्फ बैठ के बात करनी है, और उसमें इतनी कमाल की खूबसूरत चीज़ें निकल के आती हैं कि बच्चा एक्सप्लोर करता है, शेयर करना शुरू करता है। तो मुझे लगता है कि ये शेयरिंग अगर शुरू होगी तो काफ़ी चीज़ें जो है, जैसे स्कूल के साथ था, अब हमारा कॉन्वर्सेशन प्रशासन से नहीं है। मैं बहुत दिनों तक सोचता था कि अगर प्राइवेट वेंडर से गाड़ी ली तो पूरी इसको येलो करनी होगी, एंड देन डीटीओ साहब से मीटिंग पता चला कि नहीं, सिर्फ एक पट्टी करनी है। लेकिन क्या ये, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये आयरनी नहीं है कि जो लोग इस समाज के एजुकेटर्स हैं, जी जिनका काम है अवेयरनेस स्प्रेड करना, हाँ, कई मामलों में उनके पास भी उनके अवेयरनेस पास भी अवेयरनेस नहीं है। एग्जैक्टली ये शेयरिंग वही कि आप मॉरल शेयरिंग कर रहे हैं, एंड फिर आप कितना उसको डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा नॉर्म्स आप पढ़ेंगे, देखिए हम लोग 3 दिन से पढ़ रहे हैं, और हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं कि हर एक छोटा बड़ा स्कूल उसको समझ पाए कि एग्जैक्टली है क्या। इसलिए मैंने लाइन कही, ये येलो कॉन्सेप्ट जो है बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ बेसिकली कि एक अवेयरनेस कि प्रायोरिटी क्या है, मेरे 98% लाना ज़्यादा प्रायोरिटी है या मेरा ड्राइवर फास्ट चलाता है वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, ये बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है। उसके लिए उनके पेरेंट्स के लिए बेसिकली 90% लाना, स्पोर्ट्स में एकेडमिक लाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स का फोकस भी वहाँ ज़्यादा रहता है, तो बच्चे का भी फोकस उसी जगह रहता है। बच्चे रैश आ रहा है, ड्राइवर अच्छा नहीं चला रहा है, गुड टच बैड टच, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बहुत सारी वो सारे अगर बच्चा फील करके भी उसको सोच रहा है कि लेट इट गो, ये सब चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्क्स इम्पोर्टेंट है, तो ये पेरेंट्स और स्कूल दोनों की एक कमी है कि ये बच्चों में उनको पहले आना चाहिए कि लाइफ स्किल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन मार्क्स, आई गेस। हमारे सीरीज का एक पार्ट ये भी है जहां हम हर इंडस्ट्री के चैलेंजेस को समझना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हिंदी में कहावत है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। स्कूल के बारे में जो मेरा एक थिंकिंग है, जो मैं सोच सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस आती हैं, मैंने अक्सर लोगों को सुनते हुए बोला है कि यार इनके लिए तो बिजनेस है ये। वो आप लोगों ने कितना सुना है और उसको आप किस तरीके से फेस करते हैं? आंटी प्लीज आप बताइए, क्योंकि हाँ सबसे ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, हाँ वो तो कहेंगे ही ना, कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर है, ये खर्चा है, बस वो इतना ही गिनते हैं ना, उनको तो इतना ही पता होता है। पर बहुत क्या होता है वो अंदर जब जाता है इंसान तभी पता चलता है। तो बिजनेस तो है कि कोई भी चीज आपको मुनाफा देगा तभी चलेगा, इतना तो सबको ही चाहिए, क्योंकि कहीं से ऐड तो आती नहीं कि आप उससे चलाओगे। पर इतना भी नहीं कि हम मुनाफे के आड़ में बच्चों का नुकसान कर दें, पढ़ाएं कम, क्वालिटी कम दें, सेफ्टी कम दें, ये कभी समझौता नहीं करते। जितना करते हैं उतना लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेने के चक्कर में बच्चों का नुकसान भी नहीं करते, ये कभी भावना नहीं रहती है। पर ये तो हर कोई चीज़ को व्यवसाय ही गिना जाता है बाहर लोगों की निगाह में, जब तक वो खुद इस बिजनेस में घुसते नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए। और बच्चों की शिकायतें जो आप कह रहे हैं कि सेफ्टी के लिए क्या क्या करें, जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो जब भी शिकायत करते हैं तो उसको पॉजिटिवली लेते हैं हम, और समाधान पे तुरंत लग जाते हैं। और कोशिश भी करते हैं हम कि हर बस में हमारी एक टीचर साथ जाए, ताकि कोई भी समस्या हो तो टीचर देखे, हमें बताए, बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो भी सॉल्व करे। तो ऐसा करके भी हमने कई बार उपाय कराए। मॉनिटर्स भी बनाए बस में, कि मॉनिटर्स रहेंगे, वो ध्यान रखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कंडक्टर क्या कर रहा है, ड्राइवर क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें बताता रहता है। पर देखिए, जब कभी होना तो जानबूझ के तो कोई नहीं करता है, पर अचानक किसी अगले की गलती से कोई और वजह से हो जाए तो भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो। प्रसंग आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी सेकंड जनरेशन हो, एक स्कूल चलाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम देख सके कि अभी के टाइम पे पेरेंट्स एक ऑटो की फीस को बस की फीस से कंपेयर कर रहा है। जो ऑटो से बस में शिफ्ट हो रहा है वो सोच रहा है कि मैं तो 500 रुपये खर्च कर रहा था, अब मुझे सडनली 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। बट स्कूल के लिए उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। हमको एक बहुत बड़ा व्हीकल मैनेज करना है जिसकी कॉस्ट 5 to 6 टाइम्स है। हमको एक अटेंडेंट चाहिए, हमको फिटनेस का कॉस्ट, जीपीएस, कैमरास, तो वो हमारे लिए उसमें एस्पेक्ट्स ऐड हो रहे हैं। और जैसा मनोज जी ने पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था,
कोई भी स्कूल बसेस से ब्रेक इवन भी नहीं करता है, लेट अलोन अर्निंग ब्रेक इवन भी। और मैं ये जनरलाइज करके बहुत स्ट्रांगली बोल सकता हूँ, किसी भी स्कूल से, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, एवरीबडी इज ओनली प्रोवाइडिंग अ सर्विस 100%। सो दैट हमको पता है कि हम हमारे व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे ड्राइवर को डांट सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब कोई ऑटो वाला स्कूल में तेज चला के आता है और हम डांटते हैं, वो नहीं सुनता, वो हम पे हंसता है, बिकॉज ही नोज कि पेरेंट उसको पे कर रहा है और मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ, पेरेंट जब तक पे करेगा। और इसीलिए बहुत सारे आजकल छोटे छोटे बच्चे सेल्फ व्हीकल लेकर आ रहे हैं, वो 8th में है, 9th में है, क्योंकि पेरेंट सिर्फ फीस बचाना चाहता है। अगर उसको सेफ्टी का कंसर्न होता तो वो कभी भी 15 साल 14 साल के बच्चे को गाड़ी देता ही नहीं। बट उसको पता है कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, मैं बाइक दिला दूंगा, महीने का काम 200 में हो जाएगा, जो अभी मुझे यहाँ पे 1000-1500 खर्च करने होंगे। और एक जो आपका ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ था कि जो खतरा हमको अभी बसेस में मिला है, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थ्रेट? आई थिंक द नेक्स्ट बिग थ्रेट फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कूल इज मोबाइल। अभी हमको बहुत छोटा कंसर्न लग रहा है, बट नेक्स्ट 3-4 इयर्स में जो प्रॉब्लम्स अभी बस को लेकर हम फेस कर रहे हैं, ये हम मोबाइल को लेकर फेस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो के थ्रू, बीबीसी के आज के डिस्कशन के थ्रू, सभी पेरेंट्स को एक रेड लाइट या एक अलर्ट देना चाहते हैं कि मेक योर किड्स अवेयर अबाउट द यूज ऑफ फोन ऑल्सो। मुझे मोबाइल तब मिला जब मैं फर्स्ट ईयर में आ चुका था, शायद आपको भी तभी मिला होगा, शायद दीप भैया को तो और लेट मिला होगा जब वो ग्रेजुएट हो चुके होंगे। तो हमने भी लिया है, और मेरे पेरेंट्स भी वर्किंग थे, वो 6:30 बजे स्कूल पहुंचते थे, मैं 7 बजे, बट वो मुझे 6 बजे लेकर खड़े रहते थे, क्योंकि मैं दूसरी स्कूल में पढ़ता था, मैं यहीं पढ़ता था, और वो लेकर खड़े रहते थे मुझे, और जब मैं चला जाता था उसके बाद वो जॉब पे जाते थे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी थोड़ा सेक्रीफाइस तो उसमें करना होगा। क्योंकि इस चीज की शुरुआत कहाँ से हो रही है? घर से ही। सबसे पहले जो बच्चा है वो स्टूडेंट किसका होता है? अपने पेरेंट्स का। आप ही लोग उसे बोलना सिखाते हैं, आप ही लोग उसे चलना सिखाते हैं, आप ही लोग उसे सोचना सिखाते हैं, और आप ही लोग उसे बताते हैं कि संस्कार क्या होते हैं, राइट? तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती? मैं वापस प्रसंग की बात पे आऊंगा, क्योंकि वो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि अगर कितने भी नॉर्म्स, चाहे अवेयरनेस स्प्रेड हो, चाहे उसके कैंपेन्स लगे, चाहे पोस्टर लग जाए, लेकिन अगर एक पेरेंट ये चूज करता है कि मेरा नाबालिग बेटा प्राइवेट व्हीकल पे जाएगा, तो क्या वो सही है? एक्चुअल में अगर वो जाना तो नहीं चाहिए, 18 ईयर्स के बाद ही उसको ट्रांसपोर्टेशन देना चाहिए। और अगर उस नाबालिग को ट्रैफिक इंस्पेक्टर रोकता है या चालान बनाता है, तो क्या उसे पेरेंट्स को छुड़ाना चाहिए या चालान कटवाना चाहिए? चालान कटवाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जब गवर्नमेंट ने नॉर्म्स फिक्स किए हुए हैं 18 साल की उम्र में लाइसेंस उसको दिया जाए, तो उसके पहले उसके पेरेंट्स को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले घर से ही चैरिटी चालू होती है। घर पे जितनी ज़्यादा सुविधा आप दोगे, उतना बच्चा आज़ाद हो जाएगा। और आज के ज़माने में तो ये देखा गया है कि घर में 2 प्राणी होते हैं बच्चे। छोटा परिवार हो गया है, तो उसमें जितना लाड़, प्यार और पैम्पर होता है, तो उसके कारण से ये सारा चीज़ें धीरे-धीरे, जो मैं पिछले विगत 50 सालों से देखता आ रहा हूँ, यही मेरे निगाह में, कि धीरे-धीरे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो डिटोरिएट हो रही है, और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मेरा तो ऐसा मानना है कि हर चीज में प्रिकॉशन पहले से करा जाए तो उस चीज की ये नौबत ही नहीं आएगी आने वाली। अंकल, ये मैं इसी बात पे इसलिए भी आ रहा हूँ क्योंकि जब इस पूरे माहौल में हमने प्रशासन का भी पक्ष लिया कि आपका क्या कहना है, तो कह रहे थे कि कुछ ही टाइम पहले जब हमने फिटनेस के चक्कर में वैन्स को रोकना शुरू किया, तो ये पेरेंट्स ही थे जो कहते थे हमारे बच्चों स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, आप प्लीज परेशान मत कीजिए। देखिए, अल्टीमेटली मैं सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी वो पेरेंट हूँ जिसने अपने बच्चों को वैन में भेजा है आज तक। लेकिन आज वो टाइम है जब हमें आंखें खोलनी होगी। जरूर। आज वो टाइम है जब हमें रियलाइज करना होगा कि जो हुआ वो शायद हमारे बच्चे के साथ में भी हो सकता था, किसी के भी साथ हो सकते हैं। और यही फीलिंग इस शहर के हर पेरेंट के माइंड में आई जब पहली बार किसी ने उनको फोन करके कहा कि सेंट पॉल जा रही वैन का एक्सीडेंट हुआ है। ये नहीं बताया कौन से वैन का एक्सीडेंट हुआ है। पहला थॉट किसी भी पेरेंट के माइंड में, मेरा बच्चा तो नहीं, वो तुरंत वैन वाले को फोन करते हैं। वैन वालों को क्योंकि मल्टीपल फोन आ रहे थे तो उसका फोन बिजी आ रहा था, 1 फोन 2 फोन जब नहीं उठाया तो एज अ पेरेंट सबसे पहले थॉट्स नेगेटिव ही आते हैं। अब जब वैन वाले का आगे से फोन आया कि क्योंकि कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, फोन उठाने से पहले लेडीज डर रही थी
कि क्या जवाब देगा, क्या मैसेज होगा। इनफैक्ट हमारी वैन वाले ने तो बहुत ही गजब कर दिया, उसने फोन उठा के बोला माय वाइफ आस्क्ड कि कहाँ हो, तो कहता हॉस्पिटल हूँ। तो क्या, नहीं नहीं अपने बच्चे सेफ है, जिसको लग गई उसको लेके आए। लेकिन वो जो 2 सेकंड का गैप है ना कि हॉस्पिटल हूँ और अपने बच्चे सेफ है लेकिन किसी और को लेके आया हूँ, इस बीच में एज अ पेरेंट आई एम श्योर 1000 ख्याल आए होंगे। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ क्योंकि इस एपिसोड के बाद में मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई फीमेल से मिला हूँ, और आप यकीन मानिए कम से कम 20-25 महिलाओं ने ये कहा कि 2 दिन तक हमें बुखार रहा। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको। पूरे बांसवाड़ा में माहौल इस तरह से हो गया पिछले 6 दिन से, मैं जो देख रहा हूँ, दुर्घटना एक चेतावनी बन गई और एक चैलेंज हो गया पूरा, पेरेंट्स के लिए भी और प्रशासन के लिए भी और संस्थाओं के लिए भी, खासकर कि लास्ट मोमेंट पे हमको ये सारी व्यवस्था करने के लिए आमना होना पड़ा कि भाई कैसे भी करके इन बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी। और माओ की तरह ना सभी संचालकों को भी 2 दिन बुखार रहा है। सभी संचालकों को। भी जैसे अभी प्रशासन ने सख्ती की तो हम लोग भी जागरूक हो गए, हम अवेयर हो गए। हमने जैसे ठीक है कुछ जो हमारे यहाँ पे भी जो कमी थी हमने भी सुधारी है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि जैसे फिटनेस सेंटर चालू होने की हम मांग कर रहे हैं, जबकि वो तो चालू था पहले, लेकिन अभी जैसे 4 दिन के लिए चालू हुआ तो वहाँ पे 200 गाड़ियों की लाइन लग गई। तो जब तक अगर प्रशासन सख्ती नहीं करेगा तब तक ये हादसे उसमें से पूरे तो नहीं रुक सकते लेकिन कम हो सकते हैं। देखिए आज अपन यहाँ जाते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं तो सीट बेल्ट बगैर हम लोग जाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चालान बन जाता है, कैमरे से तुरंत फोटो खिंच जाती है, घर पे चालान आ जाता है। बांसवाड़ा में से हमेशा हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो शायद ही कोई सीट बेल्ट का उपयोग करता हो। यहाँ हेलमेट बगल में रखते हैं कि कोई पुलिस वाला होगा तो उस समय टांग लेंगे हम, वो अपनी सेफ्टी के लिए है। तो नहीं मेरा ये एक मिनट, नहीं ये क्या होगा कि जैसे चालान आज जब हमारे को लगता है कि हमारे पे पेनल्टी लगी है, आज देखिए एक बात है, ये मैं तो हमारी सच्चाई पे मैं मेरी बात बता रहा हूँ मैं ऐसे कि अगर जब अपने पे पेनल्टी लगती है ना, जब पैसे एक बार जेब से जाते हैं आपके यहाँ पे, एक बार आप गए 2000-4000 का चालान आ गया, दोबारा आप ध्यान रखते हो? क्योंकि ऐसे कोई जब चालान जब जेब से पैसे भरते हैं हम लोग तो हमारे को सबको भरने पड़ते हैं, हमारे को जबरदस्त, हम लोग अपनी खुशी से नहीं भरते हम लोग। तो अगर आप जैसे अगर रेगुलर जैसे अपने यहाँ पे है तो धीरे धीरे क्या होगा कि आज जैसे हम लोग 20 की गाड़ी में 40 लोग बिठा रहे हैं, हमारे पे चालान बनेगा तो नहीं बिठाएंगे हम लोग। ऑटो वाले जो 3 की जगह 10 लोग बिठा रहे हैं वो भी नहीं बिठाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि वो रेगुलराइज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सेफ्टी ज़्यादा करने से बच्चों को एक्सीडेंट कम होंगे। जो देखिए आज जो भी रूल्स बनाए जाते हैं सरकार, वो तो पहले से बने हुए हैं, कोई नए तो नहीं बने, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी उसको स्ट्रिक्टली लागू कर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है। स्टार्ट में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अगर हम रेगुलरली फॉलो करेंगे तो बच्चों की सेफ्टी अपने आप, काफ़ी कुछ सेफ्टी तो अपने आप रूल्स बनाए इसलिए जाते हैं कि इससे सेफ्टी का ही कंसर्न है पूरा। आज गाड़ी की फिटनेस क्या है, फिटनेस का ये मतलब है कि गाड़ी अगर फिट है भाई चलाने के लिए, गाड़ी रोड पे कभी गड्ढे वगैरह भी आ जाए तो गाड़ी एकदम कोई इसका एक्सल नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। फिटनेस सेंटर में भी, लेकिन क्या हमारे को भरोसा क्यों टूटता है, फिटनेस सेंटर तो गाड़ी जाती नहीं है, ऐसे पैसे देके फिटनेस मिल जाती है। हम सोच रहे क्या मतलब निकल रहा है इनका। सही में अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सख्त हो जाए, ऐसे सही गाड़ियों को फिटनेस दे, हम भी अपने सख्त हो जाएं, पब्लिक भी अवेयर हो जाए, हम लोग भी अपना ध्यान दें, तो ये जो हादसे अभी हो रहे हैं ये कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये शो किसी पे ब्लेम करने के बारे में नहीं है, ये बात है चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से समझने की। तो लास्ट में बस शॉर्ट में आप सबसे इंडिविजुअली चाहूँगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री के आपके हिसाब से चैलेंजेस क्या हैं, शॉर्ट में 2 लाइन प्लीज। देखिए सर, मैं अभी वापस से पुराने क्वेश्चन पे जाता हूँ, अभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मैं देख रहा था यहाँ पे सभी प्राइवेटली ऑन स्कूल हैं और काफ़ी फैसिलिटीज़ देते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी। अब मैं इसमें एक चीज़ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, वहाँ बच्चे किस प्रकार से, वहाँ स्टूडेंट सेफ्टी को हम लोग किस प्रकार से इंश्योर, लेकिन क्या वहाँ पढ़ाई है? नहीं सर, मतलब फिर सरकारी स्कूलें फिर बंद कर देनी चाहिए अगर मैं नहीं पूछ रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, जी पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है सर, हर जगह पढ़ाई है। आप केवी स्कूल की बात करिए, एमजी स्कूल की बात करिए, नंबर ऑफ सीट जितनी है उसके हिसाब से पूरी सीट फुल है। तो कहीं ना कहीं सर सुरक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी है। ये जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलते हैं, ये जो है ना, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, केवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं। ये बात तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, अब हम जानना चाह रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या क्या हैं।
शॉर्ट में। देखिए सबसे पहला चैलेंज तो क्वालिटी मैनेज करना, और क्वालिटी हमेशा एक कॉस्ट पे मिलती है, और कॉस्ट वो ऑब्वियसली पेरेंट्स से हमें मिलता है तभी हम रन कर पाते हैं। तो इसके लिए दोनों साइड से एफर्ट है। अगर आप अच्छा पे कर पाते हैं तो हम लोग भी अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं। बस मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, जैसे मैं आईक्वायर इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ आईआईटी नीट के लिए। अब सोचिए कि हम कोटा में जाके 5x टाइम्स वहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे हम x टाइम्स चार्ज करना चाह रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को वो भी ज़्यादा लगता है। तो कॉस्ट क्वालिटी एक कॉस्ट पर मिलता है। तो मेरा बस यही कहना है कि पेरेंट्स की भी है ना, थोड़ा सा अगर वो भी एफर्ट लगाएं, हम लोग भी एफर्ट लगा रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो सभी लोगों की मिलजुल की जिम्मेदारी है। अगर सभी लोग मिलके काम करेंगे तो ये जितनी भी घटनाएं हैं उसको कम किया जा सकता है। इसी बात पर एक बात देख कहना चाहूँगा, इसी से कंटिन्यू, सॉरी सर, कि सुरक्षा, एक हादसे के बाद सबने सुरक्षा की बात की। सुरक्षा चल रही है कि स्कूल की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स कह रहे हैं पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रशासन की जिम्मेदारी। लेकिन एक चौथी चीज़, जो चौथा स्तंभ है, आज आप 4 दिन पहले आपने एक बांसवाड़ा भास्कर में एक चीज़ पढ़ी रोड को लेकर। एक बड़ा सा गड्ढा है जहाँ इंदिरा कॉलोनी के अंदर लगभग सभी स्कूलों की बसें, ऑटो, वैन सभी चलते हैं। हालत ये है सर, वहीं पर स्कूल है मेरा, वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि कई बार प्रशासन से निवेदन कर दिया गया कि वहाँ रोड सही नहीं है। खाना पूर्ति के लिए जब अखबार में आ गया तो गिट्टी डाल दी गई, तो हालात और बदतर हो गए हैं। कंडीशन ये हो गई कि बड़े बड़े पहाड़ जो बन गए हैं और वहाँ से गाड़ियाँ ले जाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसी और काली कल्याण धाम से इंदिरा कॉलोनी के लिए एक रास्ता है जो ब्रिज का काम करता है, काली कल्याण धाम और इंदिरा कॉलोनी को एक करने के लिए। वहाँ पर जब पुल निर्माण के लिए बात की गई तो कई ग्रामीणों ने, कई लोगों ने जाके वहाँ पर ज्ञापन दिया। हम लोगों ने पर्सनली भी ज्ञापन दिया जाके कि वहाँ पर उस एरिया के अंदर 4 स्कूलें हैं और लगभग बांसवाड़ा की सभी स्कूलों से वैन, बसेस वगैरह आती है वहाँ पर। सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि गाड़ी मुड़ती तक नहीं है, और वहाँ पे इतने खराब हालात हैं कि रोड ही नहीं है। तो प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हम हमारी सेफ्टी रख लेंगे, पेरेंट्स उनकी सेफ्टी रख लेंगे, लेकिन जो ये रोडें हैं इस तरीके से चलेंगी तो उस वक्त अगर कोई इसी तरह का कोई हादसा हो जाता है छोटी गाड़ी के साथ, बड़ी गाड़ी तो चलो नहीं होगा कुछ भी, लेकिन छोटी गाड़ी के उस वक्त कोई गड्ढे में गिर गया टायर, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरा तो पॉइंट सिंपल है गोल्डी कि व्हाट आई वांट से कि ये एक शॉर्ट टर्म इवेंट जैसा नहीं होना चाहिए। ये साल भर का प्रोसेस है कि आज हमने एक गड्ढा देखा, आज हमने सीएम पोर्टल पे डाल दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, बट हमको ये रेगुलरली करना पड़ेगा। हमको मालूम है प्रशासन के पास जाएंगे, उस दिन भी मीटिंग में दे सेड कि हमारा ही काम नहीं है, प्रशासन का ही अकेले का काम नहीं है, 300 हवलदार 3 लाख की पॉपुलेशन को कैसे संभालेंगे। हम जब भी उनके पास जाएंगे वो अपनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रख देंगे। तो ये साल भर का प्रोसेस है, हमको साल भर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है रेगुलरली प्रशासन के साथ, पेरेंट्स के साथ बार बार शेयर करते रहना चाहिए और सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। सर मैं इसको समराइज करूँगी। वन रेस्पॉन्सिबल डिसीजन कैन प्रोटेक्ट अ लाइफ। तो रेस्पॉन्सिबल डिसीजन ले कौन? अब एक ट्रायंगल है, उसके टॉप पर तो बच्चा बैठा है और नीचे बेस है, बेस पे पेरेंट और स्कूल। अब पेरेंट अगर ब्लेम शिफ्ट करे और स्कूल ब्लेम शिफ्ट करे तो ये ब्लेम शिफ्ट करने का टाइम नहीं। एक रेस्पॉन्सिबल डिसीजन बच्चे के हित में, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले प्लस उसकी सेफ्टी रहे, इसके लिए सोसाइटी, प्रशासन, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, तो सारे मिलके एक साथ क्या डिसीजन लें कि बच्चा सेफ और क्वालिटी एजुकेशन ले सके। अब आप पूछ रहे हैं चैलेंजेस, स्कूल को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? सर मेजर चैलेंज तो हम बात कर चुके हैं मोबाइल्स की। मैं खुद सीनियर क्लासेस में क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो बच्चों का कंसंट्रेशन अब लाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज़ उनको स्क्रॉल करना, मोबाइल चलाना, रील्स देखना, उस सब की इतनी हैबिट हो गई है कि उसको 45 मिनट्स तक कंसंट्रेट करने के लिए स्कूल को अपने आप को अपडेट करना होता है। तो ये सेफ्टी, रोड सेफ्टी और ये सब बात तो हम कर रहे हैं। स्कूल असेंबली में थॉट ऑफ द डे बोलते, वैसे ही हम क्लासेस में भी थॉट ऑफ द डे बोलते। तो मेरा ये कहना है कि ये ऑनलाइन क्लासेस या कुछ भी हो रहा है, आई विल ऑलवेज प्रेफर chalk and duster.
बिकॉज उस चौक एंड डस्टर से ही हम पर्सनैलिटी शेप कर सकते हैं बच्चे की। थैंक यू। अभी चैलेंजेस ये आते हैं कि अपने को जो भी साधन मिल रहे हैं, बड़े शहरों से तुलना करते हैं लोग आपको, पर उससे आधी फीस में बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देनी है, टीचर्स को बेस्ट सैलरी देनी है, और कंफर्ट जोन देना है सभी को, और पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन देना है। ये सब कोऑर्डिनेशन हमके बिठा के चलना पड़ता है। और पुलिस प्रशासन से, ट्रैफिक वालों से मैं कहती हूँ कि कम से कम छुट्टी के टाइम तो चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए। उस वक्त इतनी भीड़ हो जाती है, कस्टम चौराहा, आपके प्रताप सर्कल, बहुत भीड़ हो जाती है। तब सब अपनी अपने अक्ल से ही चल रहे हैं, वहाँ कोई ट्रैफिक वाला नहीं होता है। कभी पुलिस वाला दिखता है तो हम सोचते हैं आज कोई मिनिस्टर जरूर आया होगा, बाकी हमारे लिए उस टाइम नहीं होती है ट्रैफिक पुलिस। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मैम ने बताया कि छुट्टी के टाइम पे ट्रैफिक वाला होना भी चाहिए, लेकिन क्या सिविक सेंस जो बच्चे को पेरेंट्स से और स्कूल से मिलता है, या कभी उसने अपने पेरेंट्स को या तो गलत चलाते हुए देखा होगा या किसी और को गलत चलाते हुए देखा होगा, और गलत चलाने के बाद उसको उसका पनिशमेंट ना मिलने की वजह से उसे प्रेरणा मिली कि ये गलत चलाया जा सकता है। नहीं, उसको प्रेरणा अवश्य देने वाला अपन ही। अपन को एक चीज, एक गलत उदाहरण पेश कर देते हैं तो उसके मानसिक स्तर पे इतनी गहराई तक पहुंच जाती है कि वो उसको फॉलो करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा इवेंट कोई भी संस्था में नहीं होना चाहिए जिसका असर उनके आने वाली जनरेशन्स पे पड़े। और मेरा तो ऐसा मानना है कि सबसे पहले संस्था में चैलेंजेस के हिसाब से आज के तारीख में जो कंफर्ट जोन अपन उनको दे सकते हैं वो दीजिए, बट उस कंफर्ट जोन के साथ साथ में उनको ये अवेयर भी कर दीजिए कि इस कंफर्ट जोन को प्राप्त करने में उनके पेरेंट्स को कितना पसीना आया। आजकल उसका उन बच्चों को कोई भी वो इल्म ही नहीं है कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। वो नेग्लेक्ट करते हैं पेरेंट्स को भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि संस्थागत इन बच्चों को किसी न किसी तरह से उनको सिखाया जाए कि जमीन के साथ जुड़ करके रोगे तो आगे चल करके एक बड़े वृक्ष बन सकोगे। नहीं, आजकल एक प्रॉब्लम आती है ना, बच्चों को कुछ भी बोल दिया तो पेरेंट्स को ये होता आज तो प्रताड़ित कर दिया, और बच्चा बहुत टेंशन में आ गया। अरे हमने कहा इस तरीके के फोटो में आपने यहाँ क्यों स्कूल में फोटो लगा दिया बच्चे का? ये स्कूल में इस तरीके का फोटो बच्चे का नहीं लगना चाहिए। पेरेंट्स आ जाएंगे और आपने बच्चे को डांटा, उसको इतना टेंशन हो गया, ये क्या बुरा? मेरी नज़र में तो बुरा नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपकी नज़र में बुरा नहीं, पर स्कूल के हिसाब से बुरा है। ये फोटो आपके घर में लगे ठीक है, पर स्कूल के तो ऐसी कई घटनाएं होती है। आजकल हम जोर से बोल नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मतलब मारना तो बहुत ही दूर रह गया। तो पेरेंट्स तुरंत आते हैं कि आपने ऐसा कह दिया, क्योंकि वो बच्चों एक दो बच्चे ही होते हैं। बच्चा जाके घर थोड़ा बोलता है, और टीचर ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, बच्चे के सामने पेरेंट्स आ जाते, शुरू हो जाते हैं। और बच्चे में संस्कार डालना टीचर्स के लिए बहुत बहुत पाबंदियां हैं हमारे पास कि कैसे डालें, कितना प्यार से डालें। उतना टाइम नहीं है, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, संस्कार, पेरेंट्स सेटिस्फेक्शन, कम टाइम में इतना सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला और मैं उस बारे में थोड़ा सा सोचने भी लग गया कि छोटे शहरों में कम फीस में, मतलब उस शहर के हिसाब से हो सकता है वो ज़्यादा फीस हो, लेकिन कंपैरेटिवली बड़े शहरों के हिसाब से कम फीस देकर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस काबिल बने जो ज़्यादा फीस देकर बाहर पढ़ रहे हैं उनसे कंपटीशन करेगा। कैसे पॉसिबल है? नहीं सर, एक्चुअल में चैलेंज दूसरा है। चैलेंज दूसरा ये है कि इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग का चैलेंज है। अगर किसी बच्चे को ज़रा सा स्कूल ने कुछ बोला या डांटा तो पेरेंट्स दूसरे दिन कंप्लेंट्स लेके आ जाएगा। उसको ये पता नहीं होगा कि किस मैनर्स में मुझे टीचर से बात करनी है या मैनेजमेंट से बात करनी है। अपने बच्चे के सामने ही वो कुछ ना कुछ ऐसा इम्पैक्टिव बोलेगा कि वो बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। और दूसरी कंडीशंस ये होती हैं कि पेरेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए घर पे देने के लिए। जब भी बच्चा घर पे जाएगा उसके हाथ में मोबाइल देगा या स्क्रीन टाइम उसका इतना ज़्यादा होगा कि वो पढ़ाई इम्पैक्ट होती है। तीसरा, माइनर एज में बच्चे को बाइक, गाड़ी, सोशल स्टेटस के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। वो सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव हैं पढ़ाई के लिए कि बच्चा जो ग्रोमिंग स्कूल चाहती है वो हो ही नहीं पाता है। और बात छोटे शहर और बड़े शहर की नहीं है। जब हम प्रिंस में थे हमारे पास फीस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था,
45,000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास पढ़ते थे। बात फीस स्ट्रक्चर व्यवस्थाओं और सारे चीज़ों की नहीं है, बात बच्चे में कितना खुद में चाहता है, पढ़ना कितना चाहता है बच्चा, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है वो भी चीज़ डिपेंड करती है। अगर कोई बच्चा अभाव वाले परिवार से आया है तो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा, और जो बच्चा बिल्कुल लाइमलाइट में रहा है, बिल्कुल घर पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, उस बच्चे के साथ हम कितना भी एक्सरसाइज करें उसमें वो ग्रूमिंग नहीं हो सकती जो हम चाहते हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा लता मैम ने कहा कि चीज़ें, अवेयरनेस, पैटर्न, तो अब चेंजिंग टाइम्स के साथ में क्या बच्चों को टैकल करने का तरीका भी बदलना चाहिए? जैसे पहले डिसिप्लिन के लिए कई एक्टिविटीज होती थी, लेकिन अब वो अलाउड भी नहीं है। तो क्या बदलाव होना चाहिए कि काम भी हो जाए और वो सब मेजर भी नहीं लेने पड़े? अभी जब तक हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप नहीं होंगे, हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मेरे को हमको ध्यान है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम लोग अपने टीचर्स की बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। हमारे प्रिंसिपल जहाँ से जाते थे ना, वहाँ पे किसी बच्चा बगल में से जाता था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि प्रिंसिपल साहब जा रहे हैं और मैं उसके सामने से चला जाऊँ। अभी तो बच्चे कुछ भी बोलते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो सपोज किसी बच्चे ने कुछ भी उस पर कमेंट्स कर दिया एक दूसरे पे, और अपन ने उसको, टीचर्स डांटने से उसको डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने उनको डांट दिया तो वो घर पे जाके शिकायत करेगा और हमारे बारे में मैनेजमेंट से बात करेगा। तो वो लोग भी क्या चाहते हैं कि अपना पढ़ा लिखा के और जाएं और ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा उसमें। जब तक हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, हमारे यहाँ पे संस्कार की तो बहुत ही धीरे धीरे आप देखिए कि जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन तो हो रहा है लेकिन संस्कार के अंदर हमारा जो पिछड़ते जा रहे हैं हम लोग। हमारा इंडिया तो पहले जाना इसी से जाता था। हमारे को क्या भाई, जैसे तैसे करके बच्चे के परसेंटेज आ जाए, पेरेंट्स क्या परसेंटेज देख के खुश होते हैं, उसकी नॉलेज से उसको मतलब नहीं होता है। अभी हमको कभी क्या लगता है कि कोई बच्चा है, जैसे किसी के मार्क्स कम आ गए तो पेरेंट्स क्या बोले, पहले तो बहुत अच्छे आ रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, आपके बच्चे पढ़ाते ही नहीं है। अरे वो, अब हमारे को क्या, हमारी भी मजबूरी हो गई कि मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि जबरदस्ती उसके मार्क्स डालने पड़ते हैं कई बार। तो उसके अंदर अपने को मजबूरी हो जाती है, अगर अपन नहीं करेंगे तो हमारे को कितने लोगों की हम कंप्लेन सुनेंगे। ये सब नहीं होगी और हमारे को धीरे धीरे एक्चुअलिटी पे आना चाहिए, उसकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, संस्कार बढ़े। तुषार भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्योंकि ऑल्टरनेट वे ऑफ एजुकेशन में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो ये पेरेंट्स को एडुकेट कौन करेगा और कब हो गए हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है इस बहुत टर्म्स ना हाफ कुक्ड है या उसमें बहुत लूपहोल अंडरस्टैंडिंग में। एजुकेटेड हम किसको बोलेंगे? एक जो बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकता है कचरे के ऊपर या डस्टबिन के ऊपर, पर खुद बाहर जाके उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। जिसके 90% मार्क्स हैं पॉल्यूशन के ऊपर, पर वो धड़ल्ले से अनफिट गाड़ी चला रहा है, वो इज एजुकेटेड एक्चुअली। टेक्निकली स्कूल को भी आप समझेंगे ना तो बहुत बड़ा लूपहोल है। पेरेंटिंग अपने आप में बहुत बड़ा लूपहोल है। पेरेंटिंग मतलब आज मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे मारा था तो मैं अपने बच्चे को अगर हाथ नहीं लगा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छी पेरेंटिंग कर रहा हूँ, कि मैं उससे बेहतर कर रहा हूँ या मैं आसपास अपने फ्रेंड से बेहतर कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है इनिशियल लेवल पे कि फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पे 6 स्कूल्स बैठे हैं, है ना, और इतने बच्चे हमसे होकर गुजर रहे हैं और जा रहे हैं, है ना। हम कितना अच्छे से सिखाएंगे यार, ठीक है कंफर्टेबल, और जो वही बच्चा 8-10 साल तक ओपनली मतलब एकदम कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर दीवारों पे हमें चित्रकारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स से कि आप सबसे पहले हीरो होते हो अपने बच्चों के। अगर आप हेलमेट पहनते हो, आप गाड़ी से बाहर कचरा नहीं फेंकते हो, आप किसी के लिए झूठ किसी के सामने नहीं बोल रहे हो, आप बदभाव नहीं कर रहे हो, तो बच्चे में वो बहुत दूर तक आता ही आता है। स्कूल्स कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी आर्टिकुलेट कर ले, कितना भी क्लासेस में लिखवा ले, हम अच्छे अच्छे स्पीचेस करवा ले, पर घर जाते अगर मेरे पिताजी कचरा बाहर जो ऐसे फेंक रहे हैं और मैं 100 आउट ऑफ 90 लेकर आया हूँ कि बहुत अच्छा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए अपील है कि आपसे ही सबसे पहले बच्चा सीखेगा, तो आप अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करें। मतलब पेरेंटिंग बच्चे की नहीं करनी है, आपको अपनी रीपेरेंटिंग करनी है कि आपके साथ जो हो चुका है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, मैं कैसे जा रहा हूँ। दूसरा जो मुझे अपील करनी है, जैसे प्रशासन से, जैसे सड़क वाली बात भी आई और बहुत बार बहुत लोग अपील कर चुके हैं बट नथिंग इज हैपनिंग। तो प्रशासन एक फॉर्मूला डिसाइड करे कि अगर ऑटो में आपका बच्चा जा रहा है तो दिस इज द सिटिंग कैपेसिटी, और उसका भी घर चलाना है ऑटो वाले का, तो उसका मिनिमम चार्ज ये रहेगा।
अगर आप स्कूल की बस में जा रहे हैं तो स्कूल को ये नॉर्म्स फॉलो करना है, इसका टोटल खर्च ये आता है और सीटिंग कैपेसिटी ये है, तो मिनिमम खर्च ये रहेगा। अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे, आई एम मेकिंग श्योर यू कि ना सभी स्कूल्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी गाड़ी लेना और सिक्योरिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अभी अब जैसे मुझे कल सिर्फ 200 रुपये बढ़ाना है किसी जनरल स्कूल को, 200 के लिए उसको 200 घंटे डिस्कस करना है इंडिविजुअल पेरेंट्स से। वो ऑटो से कंपेयर कर देगा, वो लॉरी से कंपेयर, कहीं भी कंपेयर कर देगा, वो कहीं भी ले जाएगा आपको अपने पैसे बचाने के लिए। और तीसरा, स्कूल्स जो इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगता है कि अगर वो एक चीज़ होती है कि हाँ थोड़ा लेट आ जाओगे चलेगा, फाइन, कोई बात नहीं बेटा, सेफ्टी से आओ, तो शायद वो गाड़ी ना भागती। मतलब दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। तो ये 3 लोग हैं, प्रशासन, पेरेंट और स्कूल, तीनों से एक मेरा सिंपल जनरल अपील है और यहीं पे अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। प्रसंग, आप एक स्टूडेंट भी रह चुके हो, अब आप एक स्कूल को मैनेज भी कर रहे हो, तो ये बच्चों में डर से टीचरों में डर वाला ट्रांसफर कब हो गया यार? ये समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीज़न है परसेप्शन, जो सोशल मीडिया पे और पेरेंट्स के द्वारा बच्चों में स्कूल और टीचर्स को लेके जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो बहुत चेंज हो चुका है। मैं अपने टीचर्स को जिस तरीके से देखता था, आज भी उनसे जैसे मिलता हूँ, और आज के बच्चे जिस तरीके से पेरेंट्स से मिल रहे हैं। सपोज किसी बच्चे को एक टीचर ने डांट दिया और वो घर गया और उसने पेरेंट्स को कहा कि आज तो मेरी टीचर ने मुझे डांटा या मारा। पेरेंट्स का रिएक्शन होता है, कल मैं स्कूल आता हूँ देखता हूँ। तो सडनली बच्चे का जो टीचर के लिए कि मेरे पापा तो टीचर को डांट सकते हैं, मैं कुछ करके और बोलूंगा तो डांटेंगे उनको सुधार देंगे। वहीं आज जो बड़े टीचर्स हैं, जो पुराने इंस्टीट्यूट से 30-40 इयर्स के, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी बांसवाड़ा के बच्चों को एक स्टेज पे ले जाने को। बट एक छोटा सा इंसिडेंट होता है और उसके कमेंट बॉक्स में लोग उन स्कूल्स के लिए कुछ भी लिख दे रहे हैं। अब उससे उन स्कूल का एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूल्स के लिए कि उनकी सर्विस को, उनके डेडिकेशन को कितने ही दिन इन स्कूल डायरेक्टर्स ने सुबह 6 से रात को 11 बजे तक डेडिकेशन से काम किया होगा, और एक छोटे से इंसिडेंट से उन सबको जीरो कर दिया कि ये तो बस एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हमको हर चीज़ से मतलब है। अगर हम एक चीज़ उसको फॉलो नहीं करेंगे एक दिन, तो हमको बहुत बड़ा उससे प्रॉब्लम होगा। हम एक बहुत ओवर कॉम्पिटिटिव और एक बहुत ही, सोशल मीडिया के ज़माने में इंफॉर्मेशन ऐसे भागती है, बट पेरेंट्स को ये अपने बच्चे की टीचर्स की इमेज अपने बच्चे के सामने कैसे बनानी है, वो एक पेरेंट्स को बहुत सोचना चाहिए। मेरे पेरेंट कभी भी एक टीचर को मेरे सामने नहीं डांटते। वो जानते हैं कि कल से मेरा बच्चा उनकी इज्जत नहीं करेगा। और ये आज के पेरेंट्स को समझना है कि अगर हम एक टीचर को डांट देंगे उस बच्चे के सामने, कल से वो उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा जो वो अदरवाइज करता। शायद भी आप सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया इस चीज़ को कि जो बच्चे कमज़ोर है, बिल्कुल हम क्लास चला रहे हैं, क्लास नहीं चला रहे, रेस चला रहे हैं। जो बच्चा पीछे छूट गया वो पीछे छूट गया, जो आगे आ गया वो आगे आ गया। लेकिन हम लोगों ने क्या है, जो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर है उसकी एक रेमिडियल क्लास अलग चला रहे हैं, चाहे वो 8th क्लास का हो, 7th क्लास का हो, 6th क्लास का हो, चाहे दूसरी स्कूल से आया हो, इस साल एडमिशन लिया हो। लेकिन हम लोग सिर्फ एक दौड़ में बैठे हुए हैं। ये हमारा ड्रॉबैक है, स्कूल का ड्रॉबैक है कि हम लोग परोस रहे हैं, चीज़ें परोस रहे हैं। सिलेबस इतने टाइम में ख़त्म होना चाहिए, एग्ज़ाम इतने टाइम में आ जाना चाहिए। बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ हम स्कूलों को भी समझनी होगी कि हमें बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उसे क्या सिखाना चाहिए। उसे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे तो सिखाने का हमने सोचा ही नहीं है। हमने तो सोचा है कि बुक मिली है, इतने चैप्टर है, इसको कंप्लीट करना है और सिलेबस खत्म करके एग्जाम लेना है। ये बच्चा कमज़ोर है, क्योंकि पेरेंट्स को भी यही चाहिए। ओवरऑल पेरेंट्स को क्या चाहिए, 99.9%, वो भी नहीं 100% आने चाहिए। 2% कम कैसे आ गए, उस बच्चे के, तेरे पास वाले बच्चे के इतने परसेंट आए हैं और पड़ोसी के इतने परसेंट आए हैं, आपके बच्चे के परसेंट क्यों नहीं आए। पेरेंट्स पहले ही टॉर्चर कर रहे हैं बच्चे को। बच्चा ऑलरेडी पहले सुबह उठता है वैसे ही सोच के आ रहा है कि मुझे आज क्या सुनने मिलेगा स्कूल में, क्योंकि सीधी बात है उनको चाहिए और जो पेरेंट्स को चाहिए वो टीचर प्रोवाइड करवा रहा है 99.9%। तो वो चीज़ खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का दूसरा घर स्कूल है, लेकिन बच्चे का पहला स्कूल घर है। तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि क्या हमें एक मशीन तैयार करनी है
या एक अच्छा नागरिक। थैंक यू। शायद जी। जैसे कि अभी एक बात चल रही थी पेरेंट्स 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 के ऊपर, तो हर स्कूल्स के अंदर कुछ वर्कशॉप चलते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था अभी यही सेंट पॉल वाला, तो हम लोगों ने संडे को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसको पीटीएम भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें बच्चों के लिए नहीं थी, वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए थी कि ये इस तरह का हादसा हो गया, तो हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, कुछ वर्कशॉप लगाएंगे बच्चों के लिए, कुछ आरटीओ डिपार्टमेंट से लोग आएंगे, तो आप हो सकता है वो वेडनेसडे को हो सकता है संडे को, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा और अभी कुछ टाइम तक सेल्फ आना जाना करिएगा। बिलीव करेंगे उस मीटिंग के अंदर 25% पब्लिक आई, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स अवेयर नहीं है। तो पेरेंट्स का भी एक वर्कशॉप होना चाहिए जिसको बोलते हैं कार्यशाला, उसके अंदर उन बताएं कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको आपको रिपीट करना पड़ेगी और संस्कार करना पड़ेगा। अब बच्चों को ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करें, जैसे कि अभी ये सर्कल चला तब उसके अंदर ये बात आई कि फिजिकल पनिशमेंट अलाउ नहीं है, डांटना अलाउ नहीं है, तो बच्चे को किसी तरह से भी अपन प्रेशर नहीं कर सकते। तो कोई भी टीचर या स्कूल मैनेजमेंट जानबूझ के कभी बच्चे को परेशान नहीं करेगा, कोई गलती देखेगा तो ही वो रोकेगा टोकेगा, उसको बच्चे को पेरेंट्स को सपोर्ट उस वक्त नहीं करना है, पहले पेरेंट्स आके मैनेजमेंट से स्कूल से बात करें कि रीज़न क्या था, डायरेक्ट आकर आर्ग्यू नहीं करें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर पेरेंट्स का रोल स्कूल से ज़्यादा आ जाता है। तो वो एक छोटी सी बात यही थी कि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होगा और स्कूल का सपोर्ट करेगा तो बच्चे का ग्रोथ होगा, वरना ये मुश्किल हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ एजुकेशन इंडस्ट्री के वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने एक लंबा जीवन जिया है, उनके पास एक वास्ट अनुभव भी है। लेकिन इसी के साथ बात ये भी आती है कि हम उसी भारत में रहते हैं जहाँ बहुत प्रचलित है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो हमेशा से स्कूल को एक इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, इस विश्वास के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि शायद वो चीज़ें जो वो खुद नहीं जानते, जो खुद नहीं सीख पाए या खुद नहीं सिखा पाएंगे, चाहे समय के अभाव में, चाहे शिक्षा के अभाव में, चाहे कोई और कारणों की वजह से, वो स्कूल उन्हें देगा। लेकिन आज ये समझना भी बहुत ज़रूरी था कि प्रशासन, पेरेंट्स और स्कूल, ये तीनों स्तंभ हैं एक बच्चे के भविष्य का आधार बनाने के। और इन सब बातों के बाद जो एक बात निकल के आई है वो ये है कि इन तीनों स्तंभों को आपस में परस्पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, कि जब पेरेंट स्कूल के बारे में कुछ बुरा सुने तो वो उसे ट्रस्ट करे कि शायद स्कूल गलत नहीं है। स्कूल अगर पेरेंट से कोई बात कहे तो पेरेंट पे भी ट्रस्ट करे कि उनकी वाकई कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और इन सब के साथ प्रशासन उस आखिरी कड़ी में आता है कि जब पेरेंट्स और स्कूल के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तब उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए शायद प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, मूलभूत सुविधा तो जितना एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है उतना एक वयस्क आदमी के लिए भी जरूरी है, तो इसे सिर्फ स्टूडेंट से जोड़ के देखना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे हर डिस्कशन की तरह इस डिस्कशन में भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमारी डिस्कशन कंक्लूजन्स के बारे में होती ही नहीं है। ये जगह है जहां हम अपने विचार को शेयर करते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखते हैं। हो सकता है आप इससे सहमत हो सकता है आप उससे असहमत हो, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें ज़रूर जानना है। इसलिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर बताइए कि किस बात से आप अग्री करते हैं और किस बात से आप डिसअग्री। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप इस जगह होते तो क्या करते, हमें ज़रूर बताइए। आप सबका इस पैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। और मैं ये कहूँगा कि क्योंकि आप लोगों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं आपका प्रेशर समझ सकता हूँ, क्योंकि मीडिया भी उसी चीज़ से गुजरता है। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था किसी सीनियर आईपीएस ऑफिसर का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो पॉडकास्ट ले रहा था उससे कहा कि आपको पता है कि हम में और टेररिस्ट में फ़र्क क्या है? तो कहते नहीं। बोले अगर टेररिस्ट 10 अटेम्प्ट करता है ना बॉम्ब ब्लास्ट के, तो उससे सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना है, तो वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। और हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर वो 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं और 9 बार भी अगर उसको रोक लिया और एक बार भी हम अनसक्सेसफुल है तो हम अनसक्सेसफुल कहलाएंगे। शायद वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे भी आती है। तो 364 दिन 9 बार 10 में से ये शायद एक मैट्रिक हो सकता है, लेकिन आप पर जो लोगों का भरोसा है वो शायद कहीं ना कहीं उस वादे के साथ आता है जो आप उन लोगों को करते हैं। इसी के साथ किसी को ब्लेम ना करते हुए आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उम्मीद है कि लोग इस बात को देखेंगे और आपका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।